बच्चों गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग लेके आया हूं बच्चों। सोच रहा हूं कि मैं आज पावर शेयरिंग स्टार्ट करूं। जैसा कि मालूम है आप लोगों को बच्चों, मैंने अपने चैनल में आपके क्लास 10th के जो 2 चैप्टर हिस्ट्री के, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया, दोनों चैप्टर एक्सप्लेन किए हैं। और उनके नोट्स जो हैं, नोट्स उसका भी मैंने एक वीडियो बना के अपलोड किया है। आपको ज्योग्राफी का भी फर्स्ट चैप्टर जो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, वो भी मैंने 13 या 14th पार्ट में उसको बना करके मैंने वीडियो अपलोड किया है बच्चों। और अब मैं सोच रहा हूँ कि पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दूँ। हालांकि इस चैप्टर का नोट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ठीक है, लेकिन ये चैप्टर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, तो अब मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पावर शेयरिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। और ये चैप्टर आप बच्चों एक कोर्स की तरह नहीं कि एक सिलेबस के तौर पे मत लीजिएगा। इसको आप इंटरेस्ट लेकर के पढ़ेंगे और इसके अंदर की जो भावनाएं हैं, बातें हैं, जो आपको इससे सीख मिलेगी, उसको आप हमेशा अपने साथ रखेंगे। और ये इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या होते हैं। और आप इसको, बस मेरे कहने का मतलब, आप इसको एक सिलेबस के तौर पे मत लेना। आप इसको एक इस तरह से लेना कि नहीं, हम एक नई चीज़ सीख रहे हैं, तो इस दुनिया को जान रहे हैं, समाज को जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बड़ा मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पावर शेयरिंग ओवरव्यू को हम लोग ओवरलुक कर देते हैं। हम लोग सीधे चलते हैं यहाँ पे, बेल्जियम एंड श्रीलंका। बच्चों थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ये चैप्टर आखिर ये पावर शेयरिंग है क्या और हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। भाई कुछ पता रहता है तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ता है। पूरा नहीं बताऊँगा, है ना, तो पूरा बता दूँगा तो फिर आगे का मज़ा बेकार हो जाएगा ना। थोड़ा सा इसका एक इंट्रोडक्शन तो बनता है बच्चों। पावर 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 का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं। यहाँ पे पावर का मतलब इलेक्ट्रिक पावर नहीं, यहाँ पे पावर मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स, ठीक है, अधिकार, है ना, शक्तियाँ, शक्ति, अधिकार, ठीक है। और शेयरिंग तो बहुत अच्छा मतलब शब्द है। और आप जानते भी हो, शेयर वर्ड से, है ना, बांट कर हिस्सा, है ना, हिस्सा। जैसे मैंने कहा कि मम्मी ने रोटी बनाई, एक रोटी बनाई मम्मी ने, और 2 भाई बहन हैं, तो मम्मी ने एक रोटी दे दी भाई को और कही कि बेटा अभी एक ही रोटी बनी है, अभी बन रही है, तुम लोगों को भूख लग रही है तो तुम आपस में शेयर कर लो, दोनों भाई बहन शेयर कर लो। तो भाई ने क्या किया, आधी रोटी खुद खा ली और आधी रोटी अपनी बहन को दे दी। तो दैट इज़ शेयर, मतलब समझ गया शेयर का मतलब, शेयर कर लिया उसने रोटी को। तो अब यहाँ पर किस चीज़ का, यहाँ पे पावर शेयरिंग, यानी रोटी की शेयरिंग नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या है, शक्तियाँ जो हैं, है ना, जो शक्तियाँ हैं, पावर हैं, जो अधिकार है, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स जो हैं,
उनको किस तरह से शेयर किया जा रहा है, तो किस रूप में किया जा रहा है। कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होते हैं जो शेयर नहीं किए जा सकते, जो किसी इंडिविजुअल के पास ही होते हैं और वो शेयर नहीं कर सकता उनको। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको शेयर किया जा सकता है, और नहीं शेयर करेंगे तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। तो ये पावर्स आखिर क्या हैं, उनको किस तरह से शेयर किया जाए, सोसाइटी और नेशन पर इसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या प्रभाव होता है, पावर शेयरिंग क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है, अब हम लोग पढ़ेंगे। जब इस चैप्टर को तुम लोग कंप्लीट पढ़ लोगे तो बच्चों बड़ा मज़ा आएगा और तुमको लगेगा कि नहीं, हमने कुछ सीखा, समाज के बारे में जाना, देश के बारे में जाना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सीधे बेल्जियम एंड श्रीलंका। बच्चों बेल्जियम निश्चित रूप से यूरोप कॉन्टिनेंट में है। यूरोप कॉन्टिनेंट में एक बहुत छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा देश। ठीक है, और श्रीलंका, हाँ श्रीलंका तो भैया हमारा पड़ोसी है भाई, मुथैया मुरलीधरन है ना, तो हमारा पड़ोसी है, हमारे साउथ में है ना, तो श्रीलंका को तो हम लोग जानते ही हैं। अब पहले बेल्जियम के बारे में पढ़ते हैं। बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। जो हमारे देश का हरियाणा है, छोटा सा स्टेट है, इसका एरिया, इस बेल्जियम का एरिया उससे भी छोटा है। ठीक है, मतलब इस हमारे हरियाणा से भी छोटा है बेल्जियम। इट हैज़ बॉर्डर विथ फ्रांस, द नेदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। और इसका जो बॉर्डर है, इसकी जो सीमाएं हैं वो फ्रांस से सटी हुई हैं, नीदरलैंड से सटी हुई हैं, नीदरलैंड जिसका एक और नाम है हॉलैंड, ठीक है, जर्मनी से, और लग्जमबर्ग, इन देशों से इसकी सीमाएं सटी हुई हैं। ठीक है, इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ द लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। मतलब इसकी पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ है, जो कि हमारे छोटे से राज्य हरियाणा की भी आधी है। यानी हरियाणा में भी 2 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं और यहाँ पे सिर्फ 1 करोड़ लोग रहते हैं। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये एथनिक का मतलब क्या होता है इसको समझ लो, तुम्हारी बुक में जो लिखा हुआ है उसी को समझो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एथनिक, a social division based on shared culture. People belonging to the same ethnic group believe in their common descent because of similarities of physical type or of culture or both. They need not always have the same religion or nationality. बच्चों एथनिक का मतलब होता है यहाँ पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर कास्ट या पर्टिकुलर रेस की बात नहीं की गई है। एक एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में, एक क्षेत्र में रहने, निवास करने वाले लोग, ठीक है, जिनकी संस्कृति एक जैसी है, जिनकी लैंग्वेज, भाषा लगभग एक जैसी है, बोली भाषा एक जैसी है, उनकी संस्कृति एक जैसी है, उनकी जो फेस कटिंग है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी लगभग एक जैसी है, भले ही वो विभिन्न धर्मों का पालन करते हों। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि अ पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप। ठीक है, जैसे आप नॉर्थ इंडिया में देख लो, उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत का जितना भी पूरा इलाका है, विभिन्न राज्य हैं। ठीक है, लेकिन हम किसी पूरे उत्तर भारत में सिर्फ एक ही धर्म का पालन करने वाले लोग नहीं हैं, बहुत सारे धर्मों का। लेकिन हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, या हम जो लैंग्वेजेस बोलते हैं, ठीक है, हमारा खान पान, या हमारा जो पास्ट है, हमारा जो भूतकाल है, वो लगभग एक है। ठीक है, तो हमको कहेंगे कि ये जो नॉर्थ इंडिया है एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप है। अब समझ गए होगे तुम लोग कि एथनिक का मतलब क्या होता है, एथनिक ग्रुप का मतलब क्या होता है ना। शेयर्ड कल्चर,
अ सोशल डिवीज़न बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, यानी हमारी संस्कृति लगभग एक जैसी हो, भले ही हम विभिन्न धर्मों का पालन करने वाले हों, अलग अलग देशों अलग अलग भाषाएं, जैसे राजस्थानी, उत्तर भारत में राजस्थानी भी बोलते हैं, हरियाणवी भी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं, भोजपुरी भी बोलते हैं, अवधी भी बोलते हैं, ब्रज भाषा भी बोलते हैं, मैथिली भी बोलते हैं, मगही भी बोलते हैं। लेकिन हमारा जो कल्चर है, अगर तुम उस कल्चर को, उस संस्कृति को एनालाइज करोगे, उसके बारे में उसको ध्यान से समझोगे, तो लगभग हमारी संस्कृति एक जैसी है, हमारा खान पान एक जैसा है, हम दिखने में भी लगभग एक जैसे हैं। तो हम एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एथनिक का मतलब ये है, ठीक। जैसे अगर हम तुलना करें, तुम लोग अब समझ जाओगे कि नॉर्थ इंडिया की तुलना तुम यूरोप के किसी सोशल ग्रुप से करोगे कि हम लोग एक ही एथनिक ग्रुप के हैं, तो कोई नहीं मानेगा, गलत। क्योंकि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है यूरोपियन कल्चर से। तो यूरोपियन जो कम्युनिटी है वो दूसरे एथनिक ग्रुप में आएगी, और हमारी जो है एक अलग। जैसे हम पाकिस्तान के लोगों से सिमिलरिटी कर सकते हैं, पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं और नॉर्थ इंडिया में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो वी आर सेम एथनिक ग्रुप, हम कह सकते हैं। भले ही इसमें रिलीजन का कोई रोल नहीं होता है, यहाँ रिलीजन की बात नहीं हो रही है, धर्म की बात नहीं हो रही है, ठीक है, एक कल्चर, एक संस्कृति की बात हो रही है। तो ये हो गया। देखो, द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इस छोटे से देश में बच्चों, इस छोटे से देश में जो एथनिक कंपोजिशन है, यानी विभिन्न सोशल डिवीज़न के जो लोग हैं, छोटे से ही देश में बड़ा जटिल है, बड़ा मतलब सिंपल नहीं है, काफ़ी जटिल है। अब आगे पढ़ेंगे तो तुमको ये समझ में आ जाएगा कि क्यों ये कॉम्प्लेक्स है, क्यों जटिल है। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज। पूरे देश की जितनी जनसंख्या है बेल्जियम में पूरे देश में जितने लोग रहते हैं उसका 59% जो जनसंख्या है वो फ्लेमिश रीजन, फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं, डच भाषा, ठीक है, 59%। Another 40% people live in the Wallonia region and speak French, और 40% लोग वालोनिया क्षेत्र में रहते हैं, बेल्जियम के वालोनिया इलाके में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं, ठीक है। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन, और जो 1% बचे, 99% तो ये हो गए, ठीक है, 1% बचे, तो वो 1% लोग जर्मन स्पीकिंग है, यानी जर्मन भाषा बोलते हैं, ठीक। ये देखा तुम लोगों ने, यहाँ का जो एथनिक जो कंपोजिशन है इसको इस तरीके से देखा। आगे और देखो, अब ये तो ये है। अब कॉम्प्लेक्स कैसे है, वो इतना जटिल क्यों है, आगे की लाइन में आपको पता चल जाएगा। इन द कैपिटल सिटी ब्रसल्स, बेल्जियम की जो कैपिटल है, राजधानी जो ब्रसल्स है, वहाँ पर क्या है, 80% पीपुल स्पीक फ्रेंच। मतलब वहाँ की राजधानी ब्रसल्स में 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं, वाइल जबकि 20% आर डच स्पीकिंग। 20% लोग डच भाषा बोलते हैं, सिर्फ 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। अब देखो, अभी कॉम्प्लेक्स कैसे हुआ, अगर पूरे देश की जनसंख्या को हम देखें तो मेजॉरिटी किसकी है, मेजॉरिटी यानी ज़्यादा संख्या में लोग किस भाषा को बोलने वाले हैं, डेफिनेटली डच, यानी डच स्पीकिंग जो है वो जनसंख्या में ज़्यादा है, 59% है वो, ठीक है। लेकिन बच्चों, राजधानी में उल्टा मामला है। राजधानी यानी वहाँ की ब्रसल्स जो राजधानी है, वहाँ पे 80% जनसंख्या किसकी है, फ्रेंच स्पीकिंग की है। फ्रेंच भाषा बोलने वाले ज़्यादा हैं ब्रसल्स में और डच बोलने वाले कम हैं। तो इसीलिए उसने कहा कि यहाँ का जो एथनिक कंपोजिशन है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है।
अब देखो आगे, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अब बात क्या है कि यहाँ पर जो माइनॉरिटी है, यानी जो अल्पसंख्यक लोग हैं, कम संख्या वाले जो फ्रेंच स्पीकिंग वाले जो लोग हैं, जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, वो काफ़ी अमीर हैं और पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं। डेफिनेटली जो अमीर होंगे वो शक्तिशाली होंगे ही। दिस वॉज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी who got the benefit of economic development and education much later। और इस बात का विरोध, इस बात का क्रोध, गुस्सा डच स्पीकिंग कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा था। जो डच स्पीकिंग थे, जो कि जनसंख्या में ज़्यादा थे, उसके बाद भी उनको आर्थिक विकास का लाभ बहुत बाद में मिला। शिक्षा, जो शिक्षा जैसी सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो भी डच स्पीकिंग लोगों को बहुत बाद में मिली। इस बात का गुस्सा डच स्पीकिंग लोगों को था। क्या था? क्योंकि मतलब उनकी सोच ये थी कि यार जनसंख्या में तो ज़्यादा हम हैं, देश में जनसंख्या में ज़्यादा हम हैं, लेकिन उसके बाद भी शक्तिशाली, अमीर, एजुकेटेड कौन है? फ्रेंच स्पीकिंग है। दिस लेड टू टेंशंस बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। 1950 के दशक और 1960 के दशक में, 1950 ठीक है से लेके 1960, 1960 से लेके 1970 के बीच में, यानी 1950 टू 1970 के बीच में लगभग 20 साल इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग के बीच में काफ़ी तनाव था, एक दूसरे का विरोध था। ठीक है, दोनों एक दूसरे को, दोनों कम्युनिटीज़ के लोग दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। द टेंशंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वॉज मोर एक्यूट इन ब्रसेल्स। और ब्रसेल्स में ये ज़्यादा था, ये तनाव इन दोनों समुदायों के बीच में ब्रसेल्स में ज़्यादा था, क्योंकि ब्रसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग ज़्यादा थे, मेजॉरिटी में थे, और डच स्पीकिंग माइनॉरिटी में थे। लेकिन वहीं पूरे देश में देखा जाए तो पूरे देश में डच स्पीकिंग मेजॉरिटी थे और फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी थे। तो ब्रसेल्स में ये तनाव ज़्यादा था। Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people constituted a majority in the country but a minority in the capital। बताया मैंने, वही बात बताई। ब्रसेल्स में अलग ही चक्कर था कि पूरे देश में तो डच स्पीकिंग ज़्यादा थे, लेकिन ब्रसेल्स में वो माइनॉरिटी थे, यानी अल्पसंख्यक थे, उनकी संख्या कम थी। Let us compare this to the situation in another country. Sri Lanka is an island nation just a few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu. It has about 2 crore people, about the same as in Haryana। बच्चों, अब हम लोग एक दूसरे देश का केस देखते हैं। बच्चों, जब भी हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, मैं आपको बता दूं, तुम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस को क्लास 8 तक आपने सिविक्स के नाम से जाना होगा कि सिविक्स हम पढ़ते हैं, नागरिक शास्त्र, सिविक्स। ठीक है, तो तुम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। लेकिन जब तुम अब 9th-10th में अब आ गए, तो बच्चों पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने का जो तरीका है वो थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा, है ना। जैसे क्या होता है कि किसी भी चीज़ को दो तरीके से पढ़ते हैं। दो तरीके से क्या कि पहले आपको जैसे अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो पहले आपके मैथ्स वाले सर आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देते हैं, आपको फॉर्मूला बता देते हैं कि भैया ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला पर बेस्ड ये सवाल है। पहले आपको आपके टीचर ने फॉर्मूला समझा दिया और फिर उससे बेस्ड सवाल दे दिए। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, टीचर क्या करते हैं कि आपको पहले आपको प्रॉब्लम, आपके सामने कोई प्रॉब्लम रख देंगे, कोई क्वेश्चन रख देंगे कि भाई देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम है भाई। ठीक है, और फिर जब उस प्रॉब्लम को आपके सामने रखेंगे तो आप लोग बोलेंगे कि सर ये कैसे होगा, सर इसको क्या,
तो फिर बाद में वो फॉर्मूला बताएंगे, पहले प्रॉब्लम रखेंगे फिर फॉर्मूला बताएंगे। तो मतलब किसी भी चीज़ को दो तरह से पढ़ा जाता है। तो पॉलिटिकल साइंस को सीनियर क्लासेस में, बड़े क्लासेस में बच्चों पहले केस देखा जाता है, केस की स्टडी की जाती है ना। किसी मामले को हम लोग देखते हैं, क्या मामला क्या है, फिर उस मामले को जानने के बाद, समझने के बाद, फिर हम उससे एक थ्योरी इवॉल्व करते हैं, मतलब एक सिद्धांत, एक फॉर्मूला निकालते हैं कि भैया ऐसी ऐसी बात हमने देखी, ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो सही चीज़ क्या है, सही रास्ता क्या है, या क्या होना चाहिए, है ना। तो उसी तरह से बच्चों इस चैप्टर में भी पहले तुमको केस के बारे में बताया गया है, दो देशों के केस के बारे में, है ना। पहले बेल्जियम के बारे में बताया, अब श्रीलंका के बारे में कि अब श्रीलंका में क्या है, वहाँ के की क्या स्थितियाँ हैं, ठीक है। पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं, चलो श्रीलंका को पढ़ते हैं, ठीक है। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। मालूम है अच्छी तरह से, तमिलनाडु का जो तटवर्ती इलाका है उससे कुछ किलोमीटर पे ही श्रीलंका है। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपुल, अबाउट द सेम इन हरियाणा। जितना हमारे हरियाणा में जितनी पॉपुलेशन है उतनी ही पॉपुलेशन, लगभग 2 करोड़ के लगभग इस देश में है। लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन, ठीक है। जैसा कि साउथ एशिया में और देशों में है, श्रीलंका में भी वैसा ही है, डाइवर्स पॉपुलेशन है, यानी विभिन्न जनसंख्या में विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं। कैसे? द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हाला स्पीकर्स 74%। बच्चों श्रीलंका में 74% लोग सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले हैं। सिन्हाला वहाँ पर एक लैंग्वेज है, एक भाषा है, उस भाषा को बोलने वाले लोग हैं 74%। एंड द तमिल स्पीकर्स 18%, और 18% लोग जो हैं वो तमिल भाषा बोलने वाले हैं, ठीक है। एमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप। तमिलों में भी 2 भाग हैं, तमिल भी 2 तरह के हैं वहाँ पे। कैसे? तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स। जो श्रीलंका के मूल निवासी तमिल हैं, जो श्रीलंका में ही जिनका जन्म हुआ, बहुत उनके पुरखे पूर्वज सब श्रीलंका के ही, उनको श्रीलंकन तमिल कहा जाता है, वो लगभग 13% हैं। और द रेस्ट whose forefathers came from India as a plantation workers during colonial period are called Indian Tamil। और 5% के लगभग ऐसे तमिल हैं जिनके पूर्वज सालों पहले, वर्षों पहले श्रीलंका में आए थे मजदूर के तौर पे। जब अंग्रेज़ों का राज था भारत पर, तो प्लांटेशन बागान में काम करने के लिए, चाय बागानों वगैरह, कॉफ़ी बागान, इन सब में काम करने के लिए मजदूर के तौर पे आए थे वो लोग, ठीक है। तो बच्चों इनको इंडियन तमिल कहा गया। इनको क्या कहा गया? इंडियन तमिल्स। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। जो श्रीलंकन तमिल हैं वो श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी इलाकों में रहते हैं। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, while most of the Tamils are Hindus और मुस्लिम। जो सिन्हाला स्पीकिंग है, सिन्हाला स्पीकिंग वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। अधिकतर जो है, अधिकतर जो सिन्हाला स्पीकिंग है वो किस धर्म को मानने वाले हैं बच्चों? बौद्ध धर्म को मानने वाले। और जो तमिल हैं वो 2 भागों में बटे हुए हैं बच्चों। तमिल जो हैं वो हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला, और 7% लोग ऐसे भी हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं, है ना। वो तमिल भी बोलते हैं और सिन्हाला लैंग्वेज भी
बोलते हैं। ठीक है, जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशंस लाइक दिस। ठीक है, अब आप कल्पना करो कि इस तरह की परिस्थितियों में क्या हो सकता है। देखो, इन बेल्जियम the Dutch community could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking population। बेल्जियम में क्या हो सकता था कि जो डच कम्युनिटी, जो कि जनसंख्या में ज़्यादा है, वो अपने नंबर की, अपनी जनसंख्या की का फ़ायदा उठाकर, का एडवांटेज ले करके अपनी मेजॉरिटी ज़बरदस्ती फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग लोगों पर थोप सकती थी कि भैया जनसंख्या में हम ज़्यादा हैं, हमारी मर्जी चलेगी, हम अपने तरीके से नियम कानून बनाएंगे, तुमको मानना पड़ेगा भाई, है ना। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज फर्दर। ठीक है, और क्या होता अगर ऐसा होता, डच लोग अगर अपनी मनमर्जी चलाते तो क्या होता, कॉन्फ्लिक्ट, विवाद, झगड़ा, है ना। इन ये जो तीनों समुदाय हैं आपस में, इनके बीच झगड़ा होता, तनाव होता, लड़ाई झगड़े होते। ठीक है, एंड दिस कुड लीड टू अ वेरी मैसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। और फिर क्या होता, फाइनली क्या होता, विभाजन हो जाता, छोटे से देश बेल्जियम का और टुकड़े हो जाते। बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रसेल्स। और सबसे बड़ी बात कि जो बेल्जियम की राजधानी है उस पर भी उसका भी बंटवारा हो जाता है ना। भाई फ्रेंच स्पीकिंग बोलते कि हम भी हैं, हमारी 80% पॉपुलेशन है, ब्रसल्स पे हमारा अधिकार है, हमको दो। डच बोलते कि भाई पूरा देश में हम ज़्यादा हैं तो ब्रसल्स कैसे छोड़ दें, है ना। बड़ी बुरी स्थिति हो जाती। इन श्रीलंका द सिन्हला कम्युनिटी एंजॉयड एन even bigger majority and could impose its will on the entire country। Now let us look at what happened in both these countries। और श्रीलंका में भी तुम देखो, सिन्हला कम्युनिटी है, वो बहुत ज़्यादा है, 74% है वो, और वो कर सकते थे पूरे देश पे अपना विल, अपनी इच्छा लागू कर सकते थे। लेकिन हुआ क्या, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, है ना। बहुसंख्यकवाद श्रीलंका में, यानी जो मेजॉरिटी है, यानी संख्या में, जनसंख्या में जो ज़्यादा है, उसने अपनी ताकत किस तरह से श्रीलंका में लागू की, ज़बरदस्ती अपनी बात को मनवाने की कोशिश की। तो मेजॉरिटी में कौन था श्रीलंका में, या कौन है, सिन्हला स्पीकिंग। तो किस तरह से श्रीलंका में ऐसा हुआ, इसको हम लोग देखते हैं बच्चों। ठीक है,